बच्चों, अब हम इतिहास के पाठ 8 के बारे में देखेंगे। मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य। मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य का चौथा मुद्दा है गुप्त राजवंश। तो बच्चों, गुप्त राजवंश के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ईसवी सन की 3री शताब्दी का जो अंत था, उस समय उत्तर भारत में गुप्त राजवंश की जो सत्ता है उसका उदय हुआ। गुप्त राजवंश जो है वो लगभग 3 शताब्दियों तक अस्तित्व में था। गुप्त राजवंश के संस्थापक का नाम श्रीगुप्त था। 240 से 280 ईस्वी तक श्रीगुप्त ने अपने राज्य को अच्छे से चलाया। गुप्त राजवंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विशेष रूप से उल्लेखनीय सम्राट थे। तो हम सबसे पहले समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जो है उसके राज्य में विस्तार का प्रारंभ हुआ, लेकिन उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने आसपास के राजाओं को पराजित किया और अपने साम्राज्य को और अधिक बढ़ाया। समुद्रगुप्त जो है उसको, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, समुद्रगुप्त को वीणा वादन में बहुत ही रुचि थी। वो वीणा वादन करता था। ये वीणा जो है हम आज भी देख सकते हैं कि सरस्वती माता जो है वो लेकर बैठी रहती हैं, जैसा हम चित्रों में देखते हैं। तो समुद्रगुप्त जो है वो वीणा वादन बहुत ही अच्छे तरीके से करता था। समुद्रगुप्त ने विभिन्न प्रतिमाओं वाले सिक्के भी ढाले थे। उनमें एक सिक्का ये है जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त दिखाई दे रहा है। उस पर समुद्रगुप्त शब्द भी अंकित है, जैसा हम चित्र में भी देख पा रहे हैं। समुद्रगुप्त के लिए एक प्रयाग प्रशस्ति के रूप में विख्यात है, जिस पर प्रयाग जो है इलाहाबाद, वहाँ पे स्तंभ लेख बनाया गया है। उसमें समुद्रगुप्त के पराक्रम और उसके द्वारा पाई गई जो विजय हैं उस पर विस्तृत वर्णन जो है किया गया है। आपको दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा ऐसे ही लिखा गया है। बच्चों, ये जो आप मैप देख पा रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे जो गाढ़े रंग का दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर का, यहीं पे समुद्रगुप्त का जो राज्य का विस्तार है वो हुआ था। उसके कार्यकाल में जो गुप्त सत्ता है वो असम से लेकर यहाँ पे जो पश्चिम पूर्व का भाग है, फिर पंजाब तक फैला हुआ था, और जो तमिलनाडु का कांची का क्षेत्र यहाँ पे पड़ेगा, तटीय क्षेत्र, यहाँ पर भी उसने अपने राज्य का विस्तार जो है यहाँ तक वह कर लिया था। और इसकी जो विजय अभियान थी उसकी धाक जो है वो सभी जगह फैल गई थी और उसका राज्य विस्तार जो है निरंतर हो रहा था। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो समुद्रगुप्त का बेटा था, और चंद्रगुप्त प्रथम कौन था? वो समुद्रगुप्त का पिता था। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जो चंद्रगुप्त प्रथम है और चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये दोनों गुप्त राजवंश से संबंध रखते हैं। इसके पहले जो आपने पढ़ा था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका जो साम्राज्य था वो अलग था। ठीक, आपको जो ये मैप में गाढ़े रंग का दिखाई दे रहा है, ग्रे कलर का, वो आप देख पा रहे होंगे जो मालवा यहाँ पे है। एक मिनट, ये जो मालवा का क्षेत्र है, यहाँ पर गुजरात है, गुजरात, सौराष्ट्र जैसे क्षेत्र हैं, इसने जीत लिया था। और उसने अपनी बेटी का विवाह जो है वो वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से कराया था। इसी तरह उसने दक्षिण की जो बलशाली वाकाटक सत्ता थी उसके साथ भी उसने संबंध स्थापित कर लिया था। ये आपको वाकाटक दिख रहा है।
तो यहाँ तक उसके राज्य का विस्तार जो है उसने कर लिया था। उस दिल्ली के निकट महारौली स्तंभ है, महारौली नामक स्थान है जहाँ पर ये लौह स्तंभ दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि जो लौह स्तंभ है 1500 वर्षों से भी अधिक पुराना है और उसमें जंग नहीं लगा है अभी तक। ऐसा मतलब ऐसी तकनीकी है जो इतनी विकसित थी प्राचीन समय में भी कि आज भी उसमें जो जंग लगता है वो नहीं लगा है। ऐसा माना जाता है कि ये जो लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही कालखंड का बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे चंद्र नामक लिखा गया है, चंद्र नामक राजा का उल्लेख जो है इसमें पाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय में बौद्ध भिक्षु फाहियान जो है वो चीन से भारत आया था और उसने भारत यात्रा की थी और उसने लिखा है कि गुप्त साम्राज्य की जो राज्य प्रशासन व्यवस्था है वो बहुत ही उत्तम थी। तो इससे हमें गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो सिक्का है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय का है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ उस समय जो साम्राज्य था वो समृद्ध भी था, विस्तारित भी था और साथ ही साथ जो प्रशासन व्यवस्था थी, लोगों की स्थिति जो थी वो भी अच्छी रही होगी, ऐसा फाहियान ने कहा है।